सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने इस पावन पुनिस हिंदी वाली क्लास में। और हम लोग हिंदी शिक्षण में आज पढ़ेंगे काव्य शिक्षण। तो चलते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे, अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे सारे विद्यार्थी। काव्य पद्य या कविता का अर्थ क्या होता है पहचान लो। चूक पद्य होता है, कविता होता है, काव्य होता है। इसका अर्थ क्या है? कविता साहित्य का एक अंग है, ये मतलब कहने का साहित्य का एक पार्ट होती है ये कविता। कविता क्या है बेटा? साहित्य का एक पार्ट है। क्या है? आपके साहित्य का ही एक पार्ट हुआ। जैसे कविता हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, ये सब क्या है? आपके साहित्य का एक पार्ट हुआ करती हैं। ठीक है, कविता की एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि कविता आत्मा द्वारा अनुभूत भावों एवं विचारों, तो भाव और विचार बड़ा मायने रखता है कविता में। क्या? आपके भाव और विचार किसी भी कविता या काव्य शिक्षण में बहुत मायने रखता है। का प्रस्फुटन है जो छंद और नियमित गति से बंधी होती है। तो जो हमारी कविता होती है, काव्य होता है, वो छंदों से, वह छंद और जो छंद और नियमित गति, एक यति, गति, छंद आदि से वह बंधा हुआ होता है। ठीक है, भाव और विचारों का प्रस्फुटन भी होता है। ठीक है, बने होने का कारण ताल तथा लय को अपने में समाविष्ट करती है। ताल और लय को अपने आप में क्या करती है जी? समाविष्ट करती है, समाहित किए रहती है। कौन? पद्य या कविता। बात समझ रहे हैं? कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, मैंने कहा भाव हमेशा प्रधान होगा कविता में। कविता में भाव और उसकी भावनाएं हमेशा प्रधान रहती हैं। ताल तथा लय को अपने आप समझ। कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। कविता के माध्यम से अंतर्निहित विचार, भावनाएं क्या होती हैं? हमारे अंदर निहित जो विचार होती हैं वही हमारी क्या है जी? वही भावनाएं कहलाती हैं। तो कविता के माध्यम से हम अपने विचारों, अंतर्निहित विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं, है ना जी। जैसे कोई कवि है, कवि क्या करता है? कविता के माध्यम से अपने अंतर्निहित विचारों को वह व्यक्त करता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं बिंध प्यारी के चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम पे, एक मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। ये क्या है? कोई कवि है, वह अपने भावों को वह इस कविता के माध्यम से, एक फूल की अभिलाषा जो आप पढ़ते रहे हो, उस कविता के उस फूल की अभिलाषा को अपने शब्दों, अपने भावों के माध्यम से वह काव्य रूप में व्यक्त कर रहा है। और कविता में क्या होता है? इसमें रसानुभूति, भावबोध, ये जो शब्द दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है? ये सारे शब्द कभी भी कविता या काव्य से संबंधित प्रश्न आएगा तो ध्यान रखना। कभी भी पद्य या काव्य या कविता से संबंधित जब ऐसा कुछ आएगा, प्रश्न आए, तो उसमें रसानुभूति शब्द आ जाए, भावना, भाव शब्द आ जाए, भाव अवबोध आ जाए, सौंदर्य बोध आ जाए, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? वो वाला ऑप्शन सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? काव्य की विशेषता है, कविता की विशेषता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इसमें रसानुभूति, भाव का अवबोध, सौंदर्य का बोध होता है। किसमें? कौन? कविता। भाई रस की अनुभूति, श्रृंगार रस है, आपके जो रस है, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, तो कविताओं से रसानुभूति होती है। हाँ जी, कोई हास्य कविता है तो उससे हंसी की अनुभूति होगी, श्रृंगारिक कविता है तो श्रृंगार रस मन में उमड़ेगा, वीर रस की है तो आपके अंदर जो है जोश आएगा, है कि नहीं? तो वही रसान की भूति, भाव का अवबोध, जो कविता में निहित भाव है उसका अवबोध होता है कविता के माध्यम से। सौंदर्य बोध में सारा कुछ आ जाता है, अलंकार इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बात समझ रहे हो तुम? फिर और आगे बढ़ते हैं। पाठक की स्थिति व
भाव के आधार पर कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। अब ये तो एक ही कविता के विभिन्न विद्वान, जैसे हमारे अगर संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में क्या है, बहुत सारे विद्वान हुए और हर विद्वान क्या किए हैं, प्रत्येक विद्वान अपने अपना अलग अलग परिस्थितियों को में अलग अलग देश काल में किसी एक ही कविता के बहुत भिन्न भिन्न अर्थ किए हुए हैं, अनेक अर्थ करते हैं। ठीक है जी, एक से अधिक अर्थ ये किस पर डिपेंड करता है, पाठक की स्थिति व भाव के आधार पर। जी, कविता के भिन्न भिन्न अर्थ किस पर डिपेंड करता है, पाठक की, जो पढ़ने वाला है उसकी स्थिति और उसके भाव के आधार पर होता है। ठीक है, बात समझ गए। और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कविता में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है। काव्य में क्या होता है, सौंदर्य और भावों की सहज अभिव्यक्ति होती है। बोलो हाँ कि ना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। काव्य में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है, समझ गए। सौंदर्यता और भावना की सहज व्यक्ति, भावना हमने कहा भाव प्रधान होती है कविता, भाव उसमें निहित होते हैं। ठीक है, वह भावना भावात्मक होती है, भाव प्रधान कविता होती है। इतना समझ लेना तुम लोग जी, बात समझ पा रहे हैं सारे के सारे विद्यार्थी। आगे चलें, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं और क्या होता है, कविता पाठक के मन को आसानी से छू जाती है। बिल्कुल, कभी कभी आप देखते हो कविता पढ़ते पढ़ते ऐसे काव्य आता है कि पढ़ते पढ़ते आप रो देते हो, है कि नहीं। आप कविता पढ़ते पढ़ते हंसने लगते हो, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं, और ये सब किससे संभव है, रसानुभूति से संभव है। अरे बोलो हाँ कि ना, ये सब किससे संभव है बालक, तो कहोगे रसानुभूति से संभव है। तो किससे संभव है बेटा, रसानुभूति से संभव है। ठीक है, कविता में भाव तत्व की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है जी, कविता में भाव तत्व, किसकी, भाव तत्व की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता भैया, कविता में हमेशा भाव प्रधान। मैंने कहा ना अभी इतनी देर से मैं यही बता रहा हूँ, भावना की सहज व्यक्ति, भावों की, विचारों की। तो कविता में जो निहित भाव होता है उसी की प्रधानता होती है। कल्पना के मिश्रण से सौंदर्य चित्रण को कविता में सहज और ग्राह्य बनाया जाता है। कल्पना शक्ति जो होती है भाई, काव्य में क्या होती है, कल्पना की, काव्य में कल्पना ही होती है। ठीक है, हाँ, किसकी, कवि की कल्पना होती है काव्य में। बात समझ पा रहे हैं ना आप। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी देखेंगी सवरा धारानी, चिंता मास्तु मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कविता की लयात्मकता, शब्दावली को पढ़ने के लिए सस्वर पठन अनिवार्य है। बात समझ रहे हैं जी, अगर कविता में आप लय चाहते हो, लय हो, लय जानते हैं ना जी, या चा, जैसे हम कहते हैं कि अरे बहुत सारे, हम क्या क्या ही आपको सुनाए है ना जी, लय बहुत सारे हुआ करते हैं ना जी। कैसे, एक माँ के ऊपर कविता है आपके, एक बहुत खूबसूरत से शायर हैं, वो बहुत, उनका नाम अभी बहुत जुबान पे ही है, वो इकबाल नहीं, नाम जुबान पे नहीं आ रहा है। मैं, माँ के ऊपर है, कहते हैं, धरती की ये गहराई, अंबर की ये ऊंचाई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई, माही ओ माई। ये क्या है, लय लाना है, अगर लय है तो सस्वर वाचन करना होगा। ताहिर फराज नाम है जी, बहुत बड़े शायर हैं, ताहिर फराज जी हैं, और ऐसे ही वह, तो हम पढ़ा रहे थे कि कविता की लयात्मकता और शब्दावली को पढ़ने के लिए सस्वर पठन की आवश्यकता है लय के लिए। ठीक है, अगर लय लाना है, ये सस्वर पठन किसकी विशेषता, कविता की, लयात्मकता किसकी विशेषता, काव्य शिक्षण की। बात समझ पा रहे हो ना, हाँ जी हाँ। फिर अगला है, कविता के द्वारा बिंब विधान किया जाता है। अब बिंब क्या है भाई, बिंब विधान, बिंब विधान किया जाता है। बिंब क्या होता है, बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र होता है, शब्द चित्र होता है जो कविता में ही उपस्थित होता है। शब्द का, शब्द रूपी चित्र होता है बिंब। जैसे हमने पढ़ा कि गुलाब का फूल है जी, फूलों की रानी,
मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहारों की मलिका, तो ये आपने जो वहां फूलों की रानी शब्द यूज किया, वो एक चित्र आपके दिमाग में बनने लगा, ठीक है। चांद सा रोशन चेहरा, तो आपके दिमाग में आया कि वो चांद की प्रतिकृति आपके एक बिंब बन गया, चित्र बन गया। पढ़ा शब्द आपने, लेकिन चित्र आपके दिमाग में बन रहा है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को बिंब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं जी? उसी को बिंब कहते हैं, ठीक है। ये जो कविता में ही उपस्थित होता है। ये कहाँ उपस्थित होता? ये है कविता में ही उपस्थित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण की और क्या विशेषताएं हैं? चुप्पे पढ़ाई कर लो सारे के सारे विद्यार्थी, ठीक है। कविता शिक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं, आइए देखते हैं कि किसी भी कविता के शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है तो अनुभूति की प्रधानता होती है। अनुभूति, एक विशेषता यह है कि काव्य शिक्षण में हमेशा अनुभूति की प्रधानता होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है? पद्य अनुभूति के रूप में हृदय से उमड़कर कवि की कलम से लिखी जाती है। क्या बात है! जो भी आप कविता लिखते हो बेटा, उसकी विशेषता है कि वह बिना अनुभव के, अनुभूति के आप लिख ही नहीं सकते हो। जब तक आपके हृदय में वो उद्गार नहीं आएगा, जब तक कवि के हृदय में वो चीजें, वो भावना नहीं आएगी, वो विचार नहीं आएंगे, वो फील नहीं आएगा, अंग्रेजी भाषा में बोले तो, तब तक वह नहीं लिख सकता है। कवि के रचनाबद्ध भाव को ही पद्य कहते हैं। कवि के, जो कवि लिखता है, पद्य क्या है? कवि का जो रचनाबद्ध भाव है, उसी को हम पद्य कहते हैं, क्योंकि भाई भाव प्रधान होता है ना कविता में। फिर पद्य क्या होता है? रागात्मक संबंध की रक्षा एवं निर्वाह करता है। रागात्मक, बात समझ, वही राग लय, पद्य रागात्मक संबंध की रक्षा करता है। तो काव्य शिक्षण में हमेशा जो पद्य होता है वो राग, हाँ, वो राग का, काव्य का की रक्षा एवं उसका निर्वाह करता है। हमारा हृदय काव्य के समय इस भौतिक संसार से ऊपर उठकर काव्य के अलौकिक आलोक में विचरण करता है। अब आप तो समझ ही सकते हो कितनी बड़ी बड़ी उपमाएं कविता में दी जाती है ना, है ना जी। साजिश चतुरंग सैन मन में उमंग धरी, ऐसे ऐसे, है ना जी। अब कह दिया कि चांद सा रोशन चेहरा, रे भैया उनका चेहरा चांद की तरह बता रहे हैं। क्या यह बात सत्य है जी? ये तो अतिशयोक्ति है कि आप का जी 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 आपका चेहरा चांद, हाँ, आपका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा है। अब ये तो भाई कुछ ज्यादा ही हो गया। भौतिक संसार से ऊपर उठकर अलौकिक आलोक में विचरण करता है। इसमें कल्पना एवं अनुभूति की प्रधानता होती है। मैंने कहा कहीं कल्पना, कल्पनात्मक शब्द आ जाए, अनुभूति शब्द आ जाए, कहीं पर भाव शब्द आ जाए, हाँ, भावों के विचार आ जाए, राग आ जाए, लयात्मकता आ जाए, है, रसानुभूति आ जाए, आनंदानुभूति आ जाए, ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो वो उसका संबंध किससे है जी? काव्य शिक्षण से होता है। किससे होता है बोलो? तो वो होता है बेटा काव्य शिक्षण से होता है। बात समझ रहे हो ना हमारी आप लोग? आगे चलें, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। अगला है सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को जन्म देता है कविता। सत्यम शिवम सुंदरम की सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की भावना, सत्यम शिवम सुंदरम की कविता के मुख्य उद्देश्य हैं। पर कवि का सत्य विधान के सत्य के समान सत्य नहीं होता है। आप तो जानते हो कि कल्पना जगत सत्यता कितनी रहती है। सब कविता कल्पनात्मकता को जन्म देती है। आपने ही पढ़ा तो कल्पना शक्ति की प्रधानता होती है, ठीक है। उसमें कल्पना का भी मिश्रण होता है। मतलब कुछ चीजें तो, अब चंद्रमा तो चमकता है, ये बात तो सत्य है, लेकिन उसमें कल्पना जगत है कि भाई आपका चेहरा भी चांद की तरह चमक रहा है। बात समझ रहे हो ना? होता है जो कविता को मुग्धकारी एवं सुंदर बनाता है, वही जो कल्पनात्मक शक्ति उसमें उड़ेल दी जाती है, उसमें जो वो कल्पनात्मक शक्ति जो उसमें पिरो दी जाती है, उससे उसकी मुग्धा शक्ति, हाँ, वो मुग्धकारी और सुंदर बन जाती है कविता, है ना जी। बात समझ रहे हैं? हमने भी कभी लिखा था, मैं, हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ होता है कादम्बरी। हाँ, जो कादम्बरी पढ़ते हुए उसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? उसका शाब्दिक अर्थ होता है भाई क्या, अरे क्या बताएं, शाब्दिक अर्थ होता है आपका, बोले तो क्या, मदिरा। हाँ, माफ कीजिएगा, उसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मदिरा होता है। मदिरा समझ रहे हैं ना? मद्य, समझ गए होंगे, बहुतों के काम की बात हो गई होगी इसमें, है। तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है भाई साहब मदिरा। मदिरा क्या कहता है
कहते हैं। और उसके विषय में एक उक्ति है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो पीना रोचते, कि जो कादम्बरी के रसज्ञ हैं, जो कादम्बरी को पढ़ते हैं, कादम्बरी के रस का जो पान करते हैं, उनको आहार भी नहीं रुचिकर लगता है। आहारोपि न रोचते, उनको आहार भी नहीं अच्छा लगता है। मतलब इतना अच्छा कादम्बरी कथा है कि पढ़ लो, श्रृंगारिक रचना है कि संस्कृत में उक्ति कह दी गई। तो मैंने लिखा था कि मतलब वो अभी समझ लीजिए कि मैंने अदरवाइज उसको आप कविता के संदर्भ में लीजिएगा। ये जो इन्होंने कल्पना शक्ति की बात की गई उसका मिश्रण कर देते हैं, सत्य बहुत नहीं होता है। तो मैं वही आपको मैंने 4 लाइनें लिखी थी उस समय पर कि प्रेम रस की भरी गागरी लग रही, प्रेम रस की भरी गागरी लग रही, पुनः भूल गया ना जी। प्रेम रस की भरी गागरी लग रही, स्वर्ण चंपा सी तू नागरी लग रही, ऐसी मदिराई आँखों का क्या राज है, ऐसी मदिराई आँखों का क्या राज है, कोई कन्या तू कादम्बरी लग रही, कोई कन्या तू कादम्बरी लग रही। तो ये है कल्पना शक्ति कि स्वर्ण चंपा की तुम नागरी लग रही हो, हैं प्रेम रस की भरी एक गागरी लग रही हो। ये क्या है? ये कल्पना शक्ति का मिश्रण होता है। ठीक है। और क्या विशेषता होती है? उसकी भाषा की विशेषता होती है। ठीक है, भाषा, उसकी विशेषता में दूसरा क्या आता है जी? भाषा होता है। ठीक है, भाषा, कविता की भाषा कैसी हुई? सरल, सरस, मधुर और गेय होनी चाहिए। गाने योग्य को हम कभी कभी लिख के आएगा गेय होनी चाहिए। गेय का मतलब क्या होता है? गाने योग्य होनी चाहिए, जिसको हम गुनगुना सकें, जिसको हम गा सकें, ये वाली होनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना जी आप? कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी? देखेंगे सब राधा रानी। ठीक है, संगीतात्मक होना चाहिए। और क्या विशेषता होती है कि जो आपकी कविता होती है, जो आपका काव्य होता है, वह संगीतात्मक होता है। कैसा होता है जी? वह आपका संगीतात्मक होता है, संगीतमय होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा। जी, ठीक है। संगीत, ठीक, संगीत काव्य की हृदय गति होता है। संगीत क्या होता है? किसी भी काव्य की हृदय गति होता है। बात बिना संगीत के, संगीत के बिना जो है काव्य अधूरा सा रहता है ना जी? सोने पे सुहागा होता है जब संगीत और काव्य आपस में मिलता है ना। हाँ, लय, ताल एवं स्वरों के आरोह और अवरोह के कारण ही कविता के भाव उभर कर आते हैं। ठीक है, कहाँ पर उतार है, कहाँ पे उतार चढ़ाव जो आप कहते नहीं हो कविता में, कहाँ पर हमको धीरे बोलना है, कहाँ पर तेज ध्वनि का प्रयोग करना है। आरोह, अवरोह। आरोह मतलब ऊपर उतार, और अवरोह मतलब जी, आरोह का मतलब चढ़ाव, और अवरोह का मतलब होता है उतार। उतार चढ़ाव, लय, ताल, गति, यति, कहाँ विराम लेना है, ये सारी चीजें अगर पता होती हैं तभी वो कविता अच्छी लगती है। एक विशेषता उसकी होती है संगीतात्मकता, कि कविता में, कविता कैसी होनी चाहिए? संगीतमय होनी चाहिए। हाँ जी, संगीतात्मकता उसकी एक प्रकार की विशेषता है। समझ गए ना? अगला है रसानुभूति। अगली विशेषता क्या है कविता की? कि कविता में रस को, रसों की अनुभूति, कविता है तो उसमें रस होना चाहिए। ठीक है, बिना रस के कोई कविता नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, सच्ची बता रहे हैं जी, बिना रस के कोई कविता नहीं है। रस एवं काव्य परस्पर आधारित हैं। परस्पर क्या है? ये दोनों आधारित हैं। एक के बगैर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता है। इसी कारण रस को काव्य की आत्मा, रस को क्या कहा गया है? काव्य की आत्मा कहा गया, इसीलिए। ठीक है, हाँ,
समझ रहे हैं जी। तो एक दूसरे के यहाँ आधारित होते हैं। आगे आओ। अस्थायित्व होता है, और क्या होता है जी? स्थायित्व एक विशेषता। स्थायित्व का मतलब कविता में अमूल तत्व होता है, उत्कृष्ट काव्य कृति हमेशा स्थायी होती है। ठीक है, तो ये तो रहा इसकी विशेषताएं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न स्तरों पर कविता शिक्षण के उद्देश्य। ये तो विशेषताएं थी। कविता पढ़ाने का उद्देश्य किन किन स्तरों पे क्या क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। विभिन्न स्तरों पर कविता शिक्षण के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर पहले क्या जी हम पढ़ेंगे? प्राथमिक लेवल पर कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य हुआ करते हैं। कविता के द्वारा आनंद का वातावरण पैदा होता है। प्राथमिक स्तर पर हम कविता शिक्षण इसलिए करते हैं, इस उद्देश्य के साथ करते हैं, ताकि चूंकि बालक छोटा होता है और वो ताकि क्या करे, आनंद के साथ वह पठन कार्य कर सके, वह आनंद के साथ वह पढ़ सके। बात समझ रहे हैं? वह आनंद के साथ पढ़ सके। कविता गाकर अभिनय द्वारा पेश करना, ठीक है, कविता गा करके अभिनय के द्वारा पेश करना। और कविता शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पे यह होता है कि है छात्र को हम अभिनय के द्वारा सिखाएं। बच्चा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, और हमेशा कविता तो मैंने कहा गेय होती है। गेय मतलब गाने योग्य होनी चाहिए, एक विशेषता मैंने बतलाया था ना। तो जब भी हम पढ़ाएं तो हमारा उद्देश्य होता है कि छात्र जो है उसका अभिनय कर पाए और वह उसको गा भी ले। ठीक है। जानवरों एवं पक्षियों की कविताओं को सुनाना। बालक छोटा है तो वो जानवरों और पक्षियों को ज़्यादा बढ़िया वो फॉलो करता है, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग होता है उसके लिए। ठीक है, वह उसके लिए इंटरेस्टिंग होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, हाँ, वह उसके लिए इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, जानवरों और पक्षियों की कविताओं को सुनाना इसलिए ज़्यादा हो कि इसमें छात्र जो छोटा बालक होता है वो उसमें ज़्यादा रुचि लेता है। आप देखते होंगे घर में अगर छोटा बालक है उसको खिलौनों में भी हम जानवरों और उसके खिलौने लाते हैं, पक्षियों के खिलौने लाते हैं, ताकि उसको देख देख कर वह इंटरटेन होता है और वह है ना जी उसको अच्छा लगता है। तो हम जब भी कविता भी सुनाएं, उद्देश्य होता है हम प्राथमिक स्तर पर कैसा सुनाना चाहिए, पक्षियों और कविताओं और जानवरों की कविता के प्रति रुचि पैदा करना। ये तो बहुत पहला उद्देश्य होना चाहिए, सर्वप्रथम यही उद्देश्य रखना चाहिए था, कविता के प्रति छात्र की रुचि पैदा करना। क्यों? क्योंकि बिना रुचि के, बिना इंटरेस्ट के कोई भी शिक्षण नहीं होता है। वो चाहे काव्य शिक्षण हो, गद्य या पद्य या कोई भी शिक्षण होगा तो बिना इंटरेस्ट के नहीं होता है, जब तक छात्र उसमें अपनी रुचि न दिखाए। गति, यति, लय एवं स्वर का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, हाँ, तो प्राथमिक स्तर पर हम छात्र को गति, कितनी गति से पढ़ना है, यति, विराम, लय, स्वर का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक लेवल पर। समूह गीत के द्वारा एकता का परिचय देना। समूह गीत के द्वारा हम देखते हैं ना, जब छोटी क्लास होती है तो आपने देखा होगा प्राथमिक कक्षा में सस्वर वाचन कराया था, समूह वाचन। शिक्षक बोलता है फिर छात्र भी उच्चारित करता है, छात्र भी बोलता है। बोलो हाँ कि ना, छात्र भी बोलता है फिर वहां पे। ठीक है, कविता के आधार पर भजन सुनाना। किसके आधार पर जी? कविता के आधार पर भजन सुनाना। ठीक है, कविता के भजन सुनाना। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं प्राथमिक लेवल। ये सब कहाँ के उद्देश्य हैं जी? ये सब हमारे प्राथमिक लेवल के उद्देश्य हैं। एक मिनट रुकिएगा, जल पी ले, तब तक आप देखते रहो जी, है कि नहीं, एक सेकेंड बस। जी चलिए, ठीक है, आगे आते हैं। माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होने चाहिए? ठीक है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। माध्यमिक लेवल पर क्या उद्देश्य होना चाहिए? ठीक है, चलते हैं। एक सेकंड, चल रहा है ना जी, आवाज वर्क क्लियर है?
वॉइस क्लियर है हमारी? चलिए, भावों को समझने की क्षमता प्रदान करना। अब देखो, माध्यमिक स्तर पर समझ, यहाँ तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बच्चों को हम गा कर के ऐसे कविता सुन, वो आनंद ले, अभिनय करें, ठीक है, और स्वर आदि का ज्ञान प्रदान करें। यहाँ पर वो हो, यहाँ पर कभी हमने उसको ज़्यादा समझने पर जोर नहीं दिया। वहाँ केवल वो आनंद के साथ पढ़े, सुने और अपने स्वयं की रुचि उत्पन्न करे। कविता में पहले प्राथमिक, जब हम माध्यमिक स्तर पर पहुंचते हैं तो उसको समझना भी चाहिए, ठीक है। उसको क्या करना है जी? समझने कि माध्यमिक भावों को समझने की क्षमता प्रदान करना। अब यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर शिक्षक को कविता शिक्षण करने का उद्देश्य होता है कि जो माध्यमिक स्तर का बालक है वह जो भी कविता पढ़ाई जा रही है उसके प्रति वह अपनी समझ विकसित कर पाए, ठीक है। समझने की क्षमता उसकी विकसित हो पाए, उस पाठ्य वस्तु या उस काव्य शिक्षण के भाव और विचार को वह समझ भी सके। बात समझ रहे हैं ना हमारी? समझ के समझ ले, ठीक है। वही है क्या, ये माध्यमिक स्तर का आपका उद्देश्य हुआ करता है। एक सेकंड, थोड़ा सा आपके लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी लाए हुए हैं, एक सेकंड रुकनिएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी हैं काव्य शिक्षण से जुड़े हुए, तो आपको परेशान नहीं होना है। एक सेकंड भाई, कहाँ गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। कविता का कंठस्थीकरण करना। अब यहाँ पे देखो, कंठस्थीकरण तो उचित नहीं है। यहाँ पर देखो, कंठस्थीकरण चूंकि निगेटिव माना जाता है, कंठस्थीकरण जो होता है वो निगेटिव है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे दूसरे संदर्भ में कहा है। यहाँ जो कहने का संदर्भ है वह अलग है। यहाँ पे कंठस्थीकरण का मतलब है जैसे कोई कविता आपने पढ़ा तो आपको याद भी रहे, हाँ? वो आपको क्या रहे बेटा? वो आपको याद भी रहे। यहाँ पर कंठस्थीकरण का कुछ और अर्थ नहीं कि हम कंठस्थ करने के लिए बोल रहे, नहीं। आप पढ़ो तो वह आपकी समझ में हो, वह आपको याद भी होनी चाहिए, आपके स्मरण में रहे, है ना जी। जब जो भी आपने कविता पढ़ी है वो आपके स्मरण में रहे। कंठस्थी ये आपको स्पेशल रूप से कंठस्थ करने के लिए नहीं कहा गया कि परीक्षा के लिए आप इसको कंठस्थ करें, इसके लिए नहीं कहा जाता है। यहाँ पर कंठस्थीकरण करने का तात्पर्य है या मतलब है कि यहाँ पर हम कविता को स्मरण रहे। ऐसा नहीं कि हमने 2 लाइन पढ़ा तो फिर चौथी भूल गए, पांचवी भूल गए, इस तरीके का ना हो, क्योंकि आपका लेवल क्या है? आप माध्यमिक लेवल पे आ गए हो, ठीक है। कविता स्वर, उपयुक्त गति, यति, लय, भाव एवं आरोह अवरोह क्रम वाचन को ज्ञान प्राप्त कराना, ठीक है। हम इसमें कविता के स्वर और उपयुक्त जो गति, यति, लय, भाव, ये देखो भाव हो सकता है प्राथमिक लेवल पर छात्र हो सकता है कि भाव न समझ पाए, वो केवल इंटरटेन करने के अपनी रुचि के लिए वो कविता पढ़ रहा है, लेकिन माध्यमिक स्तर उसको भाव ग्रहण होना आवश्यक है। आरोह अवरोह क्रम वाचन को ज्ञान प्राप्त करना ही माध्यमिक स्तर का यह भी एक कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। हाँ जी, वेट, चल, ठीक है। कविता को रंगमंच के माध्यम से पेश करना। अब माध्यमिक स्तर का छात्र है तो रंगमंच के माध्यम से है, जैसे जो कविता है उसको वह अभिनय करके भी दिखा पाए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है रंगमंच पर जो भी कविता का भाव होता है उस कविता को भाव को लेते हुए, है। आपने देखा होगा कभी कभी जब वो स्टेज प्रोग्राम्स जो होते हैं वहाँ पर वो जो भी काव्य बोलते हैं, जो भी गीत संगीत, वो उसके अकॉर्डिंग वह अभिनय भी करते हैं, करते नहीं रंगमंच पे, ठीक है, स्टेज पे वैसा वह अभिनय भी करते हैं। तो वही कह रहे हैं माध्यमिक स्तर का अगर छात्र है तो वह रंगमंच के माध्यम से वह
पेश कर ले कविता के भाव को या कविता के स्वरूप को। बात समझ पा रहे हैं हमारी गुरु? यही कहना चाह रहा है आपका यह पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो हिंदी शिक्षण। और अभी आपको सहायक सामग्रियां भी पढ़ानी है, ठीक है? हाँ, सहायक सामग्री वाला पार्ट अभी हम देखते हैं। सहायक सामग्री वाला पार्ट भी आपको हमको पढ़ाना ही है मेरे प्यारों, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। अब उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या होना चाहिए? कवि की अनुभूति का ज्ञान करना। कवि, अब वहां पे एक तो हो गया कि कविता का भाव आप अपने अकॉर्डिंग, अब वहां पे आपको ये समझना है कि आखिर कवि ने किस भाव से उस कविता को लिखा है। कवि की अनुभूति का ज्ञान करना, जैसे कोई कविता लिखी है, जब आप प्रथम दृष्टया पढ़ते हो तो अपने अनुसार उसको जानते हो, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर उस कविता के भाव को कवि ने क्या सोचकर लिखा होगा, हाँ जी, जो कवि है वह किस भाव को ग्रहण करते हुए लिखा होगा, उस आधार पर आपको सीखना है, कविता को पढ़ना है। किस स्तर पर? उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो ऐसे जो है, जो इसका लेवल है, जो समझने का, चूंकि जब बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी समझ बढ़ती जाती है ना? तो उस आधार पर यहाँ पर कार्य आपको करना है जी। हाँ जी। चलो जी, आ जाओ। हाँ जी, कर लो जी, उसको जो भी है अपने हिसाब से देख लो, ठीक है? विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। छात्र की कल्पना शक्ति को विकसित करना मतलब अगर छात्र कविता पढ़ रहा है तो वह भी कल्पना कर पाए, वह भी कल्पना कर पाए। जैसे आपके अंदर भी कविता काव्य लेखन, अगर आप उच्च माध्यमिक स्तर है तभी हो सकता है, नीचे आए, नहीं तो एक और ऐड करना कि छात्र भी कल्पना कर सके। जो कवि जिस कल्पना के हिसाब से कल्पना करके वो कविता का चित्रण किया है, तो छात्र भी उसी आधार पर वह कल्पना कर सके, कल्पना शक्ति उसके अंतर्गत आए, कल्पना करने की शक्ति विकसित हो छात्र के अंदर, ठीक है? ऐसा हम मानते हैं, ठीक है? तो अगर उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्र को कल्पना शक्ति को विकसित करना, सौंदर्यानुभूति का ज्ञान कराना, ठीक है? सौंदर्यानुभूति में कौन सा अलंकार है वो जान सके, कौन सा रस है यहाँ पे यह वह जान सके, ऐसा इस हिसाब से काव्य का शिक्षण उच्च माध्यमिक स्तर पर हमको करना है। बात समझ रहे हैं ना हमारी? ये कहना क्या चाह रहा है कि छात्र के अंदर देखो समझ ज्यादा बढ़ गई है। जैसे आप लोग हो, अब तो आपको कविता लिख देनी चाहिए पढ़ करके है कि नहीं? अरे बोलो, सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं जी? सत्यमेव अस्त्यस्तु, सत्य ही है गुरु, एकदम सच्ची बता रहे हैं। हाँ हाँ, सच्ची बता रहे हैं जी, ठीक है? विद्यार्थियों की देखो लिख गया, तर्क, विचार एवं कल्पना शक्ति को विकसित करना। तर्क, अब कविता में जो भी कविता जो लिखी गई है उस पर वह अपना तर्क दे सके। जैसे किसी विषय पर हो सकता है कविता जो लिखी गई है, उस विषय को लेकर वह अपने विचार भी प्रस्तुत कर सके। हाँ, छात्र कहाँ पर? उच्च माध्यमिक स्तर पर तर्क, आपने स्वयं के विचार, कल्पना शक्ति, इन पढ़ने के बाद वह हर इन सारे पार्ट्स को वह क्या करे, विकसित कर सके, है कि नहीं? बोलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है? हाँ, तो हिंदी पढ़ो यहीं से, समझे कि नहीं? एकदम ललना। आपका हम पीवाईक्यू भी कराएंगे, आपका हम आपको जी जी जी, आप परेशान ना होइएगा, आप सभी को हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। क्वेश्चंस हम यहाँ भी लाए हैं,
बाकी टॉपिक पूरा हो जाए तो क्वेश्चन भी हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नास्ती नहीं है, ठीक है। हाँ, तर्क यहाँ पे सौंदर्यानुभूति का मतलब क्या हो गया, मैं लिख देता हूं थोड़ा बहुत। सौंदर्यानुभूति का अलंकार, कौन सा अलंकार है, ठीक है, रस इत्यादि का वह बोध करा सके, ठीक है। यहाँ पर कहाँ गया जी, एक मिनट रुकना। रंगमंच का मतलब होता है अभिनय कर सके, वह अभिनय, ठीक है, अभिनय करके दिखा पाए, ठीक है, रंगमंच पर, ठीक है। हाँ, आ जाओ इधर आ जाओ, ठीक है। कल्पना शक्ति मतलब कविता के जैसे सोचना, ठीक है जी। हाँ, कविता के अंदर निहित जो विचार हैं, अंदर जो निहित विचार हैं, ठीक है, निहित भाव पर विचार करना, ठीक है, भाव पर विचार विचार करना, ठीक है। हाँ, तर्क सही या गलत, ठीक है, वो भी खुद जो कविता लिखी गई है वो कितना सही कितना गलत, वह भी छात्र भी यह जान पाए, समझ पाए, अपना विचार प्रस्तुत कर सके, कल्पना शक्ति को विकसित कर सके। पढ़ने के बाद काव्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्रदान करना, काव्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है जी। विभिन्न विधाओं का, काव्य की विभिन्न विधाओं का, जैसे अब यहाँ पर अगर कहीं ऐसा तुकबंदी की बात आ जाए और कहीं पे छात्र को स्वयं, जी, कविता निर्माण की प्रवृत्ति, कविता निर्माण की प्रवृत्ति जन्म ले सके, प्रवृत्ति का विकास उच्च माध्यमिक स्तर पर, ठीक है जी। हाँ, काव्य निर्माण, खुद कविता का निर्माण करने की प्रवृत्ति छात्रों में हो, काव्य की विभिन्न विभिन्न विधाओं का ज्ञान करा पाओ, ठीक है, काव्य की विभिन्न विधाओं का भी ज्ञान यहाँ पर कराया जा सके, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट्स आपके उच्च माध्यमिक स्तर के हैं, कविता शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत इनको हम शामिल करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को जी। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। फिर आगे है कविता का आलोचनात्मक अध्ययन करना। बात समझ रहे हैं कि अब छात्र इतना समझदार हो गया है कि जो भी उस कवि ने कहा होगा उस पे अपनी आलोचना व्यक्त, मतलब पहले उसको पढ़ना, फिर उस पे अपने विचार, अपने पूर्ण ज्ञान का प्रयोग करके जो भी उसमें कमियां नहीं कह सकते, आलोचना का मतलब होता है उसमें जो उसको लगे कि ये कुछ इस दूसरी तरीके से भी हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती हैं, अपने विचार वह आलोचनात्मक तरीके से वह व्यक्त कर सकता है। कि जय भाई कोई बोले काव्य की आत्मा रस है, तो नहीं तो हम काव्य की आत्मा को अलंकार मान रहे हैं, इस तरीके से वह अपने मत भी रख सकता है, ठीक है। इस स्तर पर भाव भाव आपकी गति यति लय आरोह अवरोह क्रम के अनुसार कविता वाचन की क्षमता का प्रदान करना, ये दोनों विशेषताएं हैं। उच्च माध्यमिक स्तर की भी विशेषता है और माध्यमिक स्तर की भी यह विशेषता होती है, ठीक है जी। हाँ जी, अपना मत दे सके, ठीक है। विद्यार्थियों को कविता लिखने की, मैंने यहाँ लिखवा दिया कि कविता निर्माण की प्रवृत्ति का विकास हो, वही यहाँ पर लाइन आ गई है कि विद्यार्थियों को कविता लिखने की प्रेरणा देना उच्च माध्यमिक स्तर पर, कभी भी माध्यमिक स्तर पर मत देना। यह उद्देश्य जो होता है कभी माध्यमिक स्तर या बहुत सारे उद्देश्य ऐसे होते हैं जो प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों तीनों जगह कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं केवल एक ही जगह कार्य करता है, जैसे यही वाला विद्यार्थियों को कविता लिखने की प्रेरणा देना। कविता लिखने की प्रेरणा उच्च माध्यमिक स्तर पर ही दे सकते हैं, जब वह चिंतन करने योग्य हो जाए, आलोचना करने योग्य हो जाए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो जाए छात्र में, तब, ठीक है। तार्किक शक्ति बढ़ जाए। काव्य शिक्षण के कुछ अन्य उद्देश्य भी हुआ करते हैं,
बात समझ रहे हैं। कविता शिक्षण के कुछ और भी इतर उद्देश्य हैं। पहला है कौशलागत उद्देश्य, विषयगत और भाषागत। कौशल, चार कौशलों की बात करते हैं कि छात्र जो है चारों को अच्छी कविता सुन पाए, पढ़ पाए, लिख पाए, बोल पाए, ठीक है। विषयगत उद्देश्य होता है कि मतलब जो कविता वह पढ़े किसी, वो जिस भी वो किसी विषयगत होनी चाहिए, उस पर कोई विषय होना चाहिए। भाषागत, भाषा सरल, शुद्ध और सहज होनी चाहिए, ऐसा आपको कहा गया है, पहले भी बताया गया है। काव्य के कुछ विशिष्ट उद्देश्य हुआ करते हैं, ठीक है, जो कि हमें लगता है सार्वभौमिक होते हैं, जो सार्वभौमिक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे विद्यार्थियों में सौंदर्यानुभूति की भावना का विकास करना, ठीक है। सौंदर्य की अनुभूति, कौन सा काव्य अलंकार छंद इत्यादि को वह समझ पाए, उसकी अनुभूति कर पाए, पढ़े तो अनुभव हो कि हाँ वह यहाँ पर है ना जी, कि इस कविता में हाँ हम ये करुण रस या हास्य रस पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों में कवि के भावों के विचारों एवं प्रतिपादन शैली का ज्ञान कराना, कि वो विद्यार्थियों में कवि का क्या भाव है, किस भाव से उसने कविता लिखी है, उनका क्या विचार है कवि का इस कविता के माध्यम से, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इस शैली का भी ज्ञान कराना। विद्यार्थियों को काव्य के सही स्वरूप का ज्ञान कराना, ठीक है जी। विद्यार्थियों को काव्य के सही स्वरूप का ज्ञान कराना, कि भाई कविता ये जो है काव्य से हमारा जो है उसके सही स्वरूप का ज्ञान कराना, ठीक है। यह भी एक उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों में काव्य का भावार्थ ग्रहण करने की क्षमता, तो भाई भाव ग्रहण तो होना ही चाहिए। कविता का भाव क्या है, वैसे ही पठन कौशल हमने आपको पढ़ाया है, और पठन कौशल कहता है कविता में कोई भी पाठ्य वस्तु हो, कविता हो, गद्य हो, पद्य हो, नाटक हो, केवल पढ़ लेना ही उसका उद्देश्य नहीं है। पढ़कर क्या करते हैं, अर्थ का ग्रहण करते हैं। पढ़कर हम अर्थ का ग्रहण करते हैं, पढ़कर अर्थ का ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तथा विद्यार्थियों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास, ये कुछ विशिष्ट उद्देश्य हुआ करता है। जब भी कोई कविता पढ़ेगा छात्र तो इन सबको वह अपने अंदर विकसित कर पाए, यह विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बोलो हाँ कि ना। आई बात तो गई समझ में। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी देखेंगी सब राधा रानी। कोई समस्या वैसे नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। हम्म। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ सभी लोग। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, आंसर करेंगे सभी लोग। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, करो भाई आंसर तुम लोग। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्य आनंद तथा क्या है ना, आनंद तथा विचारों के लिए है। काव्य व्याकरण सीखने के लिए है। काव्य कवि के बारे में जानने के लिए। काव्य शब्द संपदा सीखने के लिए। तो इसमें बताओ, मैंने कहा भाव प्रधान होता है, विचार प्रधान, मैंने अभी भी बताया था आनंद, आनंद भूत्यार्थ, आनंद भूति के लिए, सौंदर्यानुभूति के लिए आया है, अभी अभी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। ए इज द राइट आंसर। आप समझ गए ना बात को, बहुत बढ़िया। ए इज द लल्लन टॉप, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आंसर है। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। कैसे प्रश्नोत्तर पर, जल्दी बताओ। कविता शिक्षण करते समय कैसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए? जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, या जिनका उत्तर सरल हो, या जिनके विभिन्न हो, जिनके उत्तर भिन्न भिन्न हो, बहुत न विभिन्न हो, बहुत सारे उत्तर हो। तो ऐसे प्रश्नोत्तर पर, कैसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए, बताओ सभी लोग। कमेंट करके बताना कि कैसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। सभी लोग बताओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना।
तो बोलो, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, जिनके उत्तर सरल हो, तो सीधी सी बात है, जिनके बहुत सारे उत्तर हो, इससे क्या होगा, छात्र के विभिन्न दृष्टिकोण है ना जी, विकसित होंगे। हाँ, छात्र के अंतर अंदर बहुत विभिन्न छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोण विकसित होंगे। समझ गए ना जी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा जी, वो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कविता की क्लास है, कविता मतलब वो वाली कविता नहीं, संज्ञा वाली नहीं, कविता मतलब काव्य पद्य की ये कक्षा में किस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कविता के विचारों और उनकी थीम पर, तुकबंदी पर जिसको राइम वर्ड बोलते हो, काव्य के साधनों पर, या फिर व्याकरण पर, किस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है बच्चा। बताओ सभी लोग जो भी छात्र हैं। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है, आइए। कविता के विचारों और उनके थीम पर, तुकबंदी पर, काव्य के साधनों पर, या फिर व्याकरण पर, बताओ किस पर होगा। चलो बताओ फटाफट खटाखट, जो भी छात्र हैं जी बताइए हमें। ठीक है, सभी लोग बताएंगे इस पे किस पर हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। भाई साहब, ये भी कविता के में विचार और उसकी जो थीम होती है, ये भी कविता का अंग है। तुकबंदी भी होनी चाहिए, कविता में राइम वर्ड होता है। काव्य के साधन, साधन में उसके छंद अलंकार रस आदि होते हैं। व्याकरण पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डी वाला राइट आंसर है, नोट कर लो। तो ठीक है, एक प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य का अंग नहीं है। काव्य का अंग नहीं है कौन सा, बताओ। काव्य का अंग कौन सा नहीं है इसमें भाई, देख लो जी। उपमा, चरित्र चित्रण, बिंब, या फिर रूपक, कौन सा है जो एक काव्य का अंग नहीं है। कमेंट करके बताओ, सारे विद्यार्थी बताएंगे फटाफट खटाखट, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। चलो बताओ। उपमा, चरित्र चित्रण, बिंब और फिर रूपक। तो यहाँ पे कहोगे सर, यहाँ पर चरित्र चित्रण जो है आवश्यक अंग नहीं है। उपमा अलंकार है, बिंब मैंने कहा शब्द चित्र होता है। बिंब का मतलब क्या होता है जी, शब्द चित्र। शब्द पढ़ के वैसा चित्र दिमाग में बना लेना, ठीक है, शब्द चित्र। ठीक है, और क्या रूपक अलंकार होता है। तो ये सब सारी चीजें कविता के अंग हैं, चरित्र चित्रण काव्य का अंग नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, करते रहो परीक्षा की तैयारी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, धन्यवाद जी।